स्टार्ट आई थिंक मैम ने आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन पेपर शेयर किया होगा। यस सर। आई थिंक ये प्रीवियस ईयर या उससे पहले का सैंपल था। सो डिड यू गाइस गो थ्रू दैट? यस सर। कैसा है पेपर? ठीक है सर, ओएस का तो सही लग रहा था। सी में थोड़ा सा पूरा इन डेप्थ करके उसमें क्या वो प्रोग्रामिंग वगैरह भी लिखना था, जैसे स्टैक का क्वेश्चंस है ओएस में भी। उसमें मैं भूल रही हूँ, एक बार मैं देख के। तो कुछ कुछ ऐसा था कि उसमें लग रहा है कि जिसमें सर प्रोग्रामिंग, क्योंकि जब पढ़ रहे थे ना, जैसे थ्योरेटिकल पार्ट आपने समझा दिया, उसके बाद जो स्टैक का जो ऑपरेशंस है, तो वो सिर्फ वर्ड्स में तो लिख नहीं सकते ना, उसके लिए क्या वो प्रोग्रामिंग जो दिया रहता है वो लिखना होगा। See, there are two aspects to it. Either you may write the program if you know, but it is a bit difficult to write, क्योंकि अगर वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है then we can expect कि हाँ सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम लिखना है। बट अगर वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में और भी बहुत सारा चीज अगर पूछ रहा है तो वहां पे क्या है कि हम उसका प्रोग्राम का सिर्फ स्निपेट या प्रोग्राम का वो हिस्सा अ, जो स्टैक का या उस ऑपरेशन को डिपिक्ट करता हो सिर्फ उसको लिख सकते हैं। इफ आई मे शेयर सम just okay, if I may share some कुछ क्वेश्चंस का या हम स्निपेट्स अगर हम शेयर कर पाए फोटोज के थ्रू तो आप लोगों को रियलाइजेशन हो कि इतना ही लिख देने से हमको सफिशिएंट मार्क्स मिल जाएगा। थ्री थिंग्स आर देयर: एल्गोरिदम, स्यूडो कोड एंड द प्रोग्राम। ठीक है, इट्स अप टू यू टू राइट कि आप अगर एल्गोरिदम लिखते हो या स्यूडो कोड लिखते हो या प्रोग्राम लिखते हो। सो मोस्ट लाइकली अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट अ प्रोग्राम फॉर लेट्स से स्टैक या क्यू या लिंक लिस्ट, सो मोस्टली वी टेंड टू सी कि अगर हम उसका स्टैटिक प्रोग्राम बना पाए जिसमें हम यूजर से कुछ इनपुट नहीं ले रहे हैं, हम लोग मैनुअली ही उसको ऑपरेशंस करके परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। बिकॉज अगर डेटा स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग अगर हमें क्वेश्चंस पूछ रहा है प्रोग्राम लिखने के लिए, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी लेंदी प्रोग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, उस लेंदी प्रोग्राम में अगर हम यूजर से कुछ इनपुट करवा रहे हैं, सो इट्स गोना टेक लॉन्गर टाइम फॉर यू टू राइट द कोड। तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, मैनुअली डेटा को इंसर्ट करा करके, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में बोला नहीं कि स्टैक का साइज क्या होगा, लिंक लिस्ट में नोड्स कितने होंगे। सो इट्स अपॉन अस टू गिव द इनपुट्स मैनुअली, और उसके बेसिस पे हम लोग प्रोग्राम का उस ऑपरेशंस को रन करके दिखा सकते हैं जो कि डिमांड किया गया है। इसका मतलब क्या है? लेट्स से कि प्रोग्राम में बोला गया है कि लिंक लिस्ट में आप ट्रैवर्सल दिखाइए या इंसर्शन दिखाइए एट द बिगनिंग या डिलीशन रिमूवल फ्रॉम द एंड, ऐसे करके स्पेसिफिक पॉइंट्स अगर बोल दिया है, सो वी नीड टू स्टिक टू ओनली दोज पार्ट्स। बिकॉज अगर हम लिंक लिस्ट का ही अगर एग्जांपल ले रहे हैं तो उसमें 5-6 ऑपरेशंस हो जाएगा। पहला जैसे ट्रैवर्सल, विजिटिंग ईच नोड एट लीस्ट वंस। देन वी हैव इंसर्शन। इंसर्शन भी हमारा कई तरह का है, एट द बिगनिंग, एट द एंड, बिटवीन एनी टू नोड्स। 3 इंसर्शन हो गया। रिमूवल भी 3 तरह का हो जाएगा, बिगिनिंग से, एंड से, बिटवीन एनी 2 नोड से। ठीक है, तो 6 तो यहाँ हो गया, ट्रैवर्सल एक साथ हो गया। इस तरह से अगेन चाहे तो हमको 2 लिंक लिस्ट का मर्जिंग बोल सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी थॉरो कि हाँ क्वेश्चन किस चीज के रिगार्डिंग पूछ रहा है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस उसमें दिया हुआ है कि क्या ऑपरेशंस का प्रोग्राम मांग रहा है? नहीं सर, बट मुझे वही कंफ्यूजन था कि उसको कैसे, जैसे हम लोग ऑपरेशंस को वो वर्ड्स में भी लिख करके बता सकते हैं। नॉट इट डज नॉट हैव टू बी थियोरेटिकल। अगर बोला है कि राइट अ प्रोग्राम, तो यू मे राइट द स्यूडो कोड और द प्रोग्राम। ठीक है, स्यूडो कोड क्या, इट्स नॉट द कंप्लीट प्रोग्राम बट रादर इट इज अ वर्जन ऑफ एन एल्गोरिदम जिसके थ्रू हम डिपिक्ट करते हैं कि ये वेरिएबल्स किस चीज के लिए है और लॉजिक क्या चीज के लिए डिपिक्ट किया जा रहा है। आई विल ट्राई टू शेयर some notes regarding that sample। ये सैंपल स्निपेट अगर हम शेयर कर दें, शायद उससे आप लोग को एक अंदाजा मिल ओके। ओके, ओएस पे पहले आते हैं। ओएस में कुछ क्वेरीज है सच कुछ? बिकॉज आई हैव सीन द क्वेश्चन एंड आई थिंक उस क्वेश्चन पेपर से वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। बस आज का जो टॉपिक रह गया वही एक पेंडिंग है, नहीं isn't it? सर, ओएस का, यस सर, यस सर, ओएस का अच्छा क्वेश्चन। ठीक है,
I'm trying to share my window, but I'm unable to share. Let me try it once again. Mm, Something is going wrong. Yeah. पेंट विंडो विजिबल है सबको? यस सर। राइट। Okay. So, in the previous classes, we had covered about the scheduling algorithm और रैम पे हमारा जो ऑपरेशंस होता है, फ्रेम्स या पेजेस का इन आउट होना, उसका शेड्यूलिंग या उसका एल्गोरिदम कैसे होता है, वो चीज़ हम लोगों ने देखा। बट ये जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ कंसंट्रेट किया था इन द प्राइमरी मेमोरी। बट आल्सो देयर इज़ अ कंसर्न that what will happen if there is the data that we are searching for, या प्रोसेसर जिसका रिक्वेस्ट कर रहा है वो डेटा है ही नहीं। अगर रैम में तो क्या होता है, तो हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन क्या पता किया कि जो डेटा रैम पे नहीं होता है तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि एक पेज हिट है या एक पेज फॉल्ट आया है, और उस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, फेच करेंगे फ्रॉम, पहले सर्च करेंगे इन द सेकेंडरी मेमोरी या परमानेंट मेमोरी, दैट इज इंटरनल मेमोरी ऑफ योर सिस्टम, और उसमें अगर मिल जाता है तो हम लोग उसको फेच करके ला करके प्लेस करेंगे इनटू द रैम, या दैट इज द प्राइमरी मेमोरी। नाउ बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द एल्गोरिदम्स, दैट इज डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, हम थोड़ा सा सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, ताकि आप लोग को एक बेस फाउंडेशन समझ में आ जाए कि कहाँ से ये सब चीज उठ करके आ रहा है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। जस्ट गिव मी मोमेंट। ओके, सो आई थिंक हम लोग किसी क्लास में डिस्कस किए थे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी, है ना? नॉन वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी ना। रैम इज एन एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। ओके, तो ये एक डिमेरिट हो गया रैम का। एक तो मेरिट समझ में आया कि रैम काफी स्पीड है उसका। ओके, उसका स्पीड एज कंपेयर टू अदर सेट ऑफ मेमोरीज इज फार बेटर। दूसरा, रैम can be directly accessed through the processor or by the processor. So these two are the most important reason why we require RAM in our memory system or our system entirely. Demerit क्या था कि RAM is a volatile nature of memory. It means कि उसमें data permanently reside नहीं कर सकते हैं. But we require data for longer duration of time, even after when we switch down our system. Uh, we require certain set of data to remain inside the memory. उसके लिए हम लोग को एक ऐसा मेमोरी चाहिए था जो कि नॉन वोलेटाइल नेचर का हो। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड अ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हम लोग मोस्टली हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हार्ड डिस्क के बारे में, बट देयर इज आल्सो सम मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज दैट हैव बीन इन यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक टेप्स। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन मैग्नेटिक टेप्स? कहाँ पे यूज होता है या होता था?
एनीवन, एनी आइडिया? सर फ्लॉपी में मैग्नेटिक टेप्स शायद था। फ्लॉपी में मैग्नेटिक टेप्स यूज करते थे, बट वो डिस्क के स्ट्रक्चर में होता था, अंदर का जो टेप होता था। मैग्नेटिक टेप हम लोग ने यूज किया है अगर किसी के घर में वो पुराने जमाने का कैसेट प्लेयर हुआ करता था, तो कैसेट में जो रील्स आते थे वो मैग्नेटिक टेप्स की तरह हमारा रहता है, ये मैग्नेटिक टेप्स रहते थे। मैग्नेटिक टेप्स में क्या था, अ, आप जितना रील्स उसका अपलोड कर दो या जितना रील्स एक कैसेट में डाल दो, उतना अमाउंट ऑफ डेटा आप उसमें स्टोर कर सकते हो। दैट टू उसमें एडवांटेज क्या था, एक ही रील को 2 साइड्स में यूज़ किया जा सकता है, साइड ए एंड साइड बी। तो किसी मूवीज़ का हम लोग अगर ऑडियो कैसेट खरीद कर के लेके आते थे, तो उसके एक साइड में एक सेट ऑफ सॉन्ग्स रहता था, फिर उसको टेप से निकाल कर के आप साइड बदल दो, तो वो साइड बी का या सेकंड साइड का जो सॉन्ग्स है वो प्ले होने लग जाएगा। सो फ्रंट एंड रिवर्स दोनों वे में उसको लोग प्ले कर सकते थे, बस हमको मैन्युअली कैसेट निकाल करके चेंज करना पड़ता था। बट देयर वाज अ मेजर डिसएडवांटेज विथ मैग्नेटिक टेप्स, ये कैसेट के साथ क्या था, आई एम नॉट श्योर वेदर आप लोग में से कितने लोग फेमिलियर हो, बट वी आर फ्रॉम द एरा वेयर वी आर फ्रॉम द जनरेशन वेयर वी हैव सीन एंड यूज्ड द मैग्नेटिक टेप्स। अब उसमें होता क्या था, उसमें हमको सीक्वेंशियल सेट ऑफ डेटा ही मिलता था। मतलब if I need to access any data from any particular position, any particular location, uh, I cannot access it directly, ठीक है? रैंडमली हम किसी भी सॉन्ग सीक्वेंस को सेलेक्ट कर लें, वो ऑप्शन था ही नहीं उसमें। टेप में आपके पास फॉरवर्ड या रिवर्स रिवाइंड का ऑप्शन था। आप फॉरवर्ड करो और आप एक गेस वर्क कर रहे हो, हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई कर रहे हो कि आप उस सॉन्ग तक पहुँचे या नहीं, या उस पर्टिकुलर लोकेशन तक आप पहुँचे या नहीं। इसका मतलब है कि आपको पूरे के पूरे उस रील का हर लोकेशन पे याद होना चाहिए। अच्छा, ये इस गाना पे पहुँच गए हैं, या तो हम काफ़ी आगे निकल गए हैं या अभी हम काफ़ी पीछे हैं, हमको और फॉरवर्ड करना पड़ेगा। सो दैट वाज़ अ वेरी मैनुअल प्रोसेस, और वहाँ पे गेस वर्क करके ही आप हिट एंड ट्रायल मेथड से फॉरवर्ड रिवाइंड सेवरल टाइम्स करते-करते वहाँ तक पहुँच सकते थे। बट इसके चलते प्रॉब्लम क्या होता है, मैग्नेटिक टेप्स जो हैं वो डिसओरिएंटेड होने लगते थे, वो रील्स जो थे हमारे वो टेप्स के मैकेनिज़्म में फँसने लग जाते थे। तो इसके चलते रील खराब हो जाता था या टूट ही जाता था। और एक बार ये रील्स अगर डैमेज हो जाते थे, तो उनका और कोई रिप्लेसमेंट नहीं था। आप उसको रीअसेंबल या स्टिक करके नहीं चला सकते थे, आप उसको टाई नहीं कर सकते थे, कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं था। वन्स इट गेट्स डैमेज्ड, इट इज़ वेस्टेड, ठीक है? तो उसका रिप्लेसमेंट और कुछ नहीं था अदर देन टू बाय अनदर न्यू वन, ठीक है ना? ये चीज़ था। अ, मैग्नेटिक टेप में सीक्वेंशियल एक्सेस हम लोग को मिलता था, ये एक डिमेरिट था। मेरिट क्या था कि अगर उसको अच्छे से मेंटेन किया जाए, मेंटेनेंस तो कुछ था नहीं, बस उसको सही तरीके से अगर यूज़ किया जाए तो बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन तक के लिए वो सर्वाइव कर सकता था। इनफैक्ट अगर कोई 10 साल 15 साल तक भी अगर टेप्स चलाता था, तो उसका कैसेट्स का रील्स आराम से रहता था। बट ये डिमेरिट था सीक्वेंशियल एक्सेस। इसको ओवरकम करने के लिए देन हमारे पास क्या आया, वी हैड द डिस्क्स, कॉम्पैक्ट डिस्क्स, सीडी, डीवीडीज़, वीसीडीज़, है ना? तो वी ऑल आर फ्रॉम द एरा वेयर वी हैव सीन एंड यूज्ड द सीडीज़, डीवीडीज़, वीसीडीज़ एंड ब्लू-रे, ये 4 हैं। चारों का शेप शक्ल एक जैसा है डिज़ाइन देखने में। डिस्क प्लास्टिक का कंपोनेंट रहता है, सेंटर में एक होल रहता है और उसमें कुछ कोटिंग किया जाता है। एक साइड से आप उसका कवर लगाते हो लेबल, दूसरे साइड में उसके ट्रैक्स एंड सेक्टर्स रहते हैं। और उसमें हम लोग अपना कंटेंट को रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। डिस्क जब आया तो डिस्क से हम लोग को एक बेनिफिट क्या मिला कि जो प्रॉब्लम मैग्नेटिक टेप में था सीक्वेंशियल एक्सेस का, उसको हम लोगों ने ओवरकम किया, और डिस्क से बेनिफिट क्या मिला कि आप किसी भी सीक्वेंस का सॉन्ग सेलेक्ट करना चाहते हो, यू जस्ट हिट द नंबर, कि सॉन्ग नंबर 3, सॉन्ग नंबर 5, व्हाटएवर बी द सॉन्ग नंबर, वो ट्रैक्स चेंज करके वहाँ पे एग्ज़ैक्टली पहुँचा देता था। तो ये जब आया तो बहुत बड़ा एक चेंज दिखाई दिया, ठीक है ना? इस सेक्टर में, स्टोरेज सेक्टर में।
कि अब हम किसी भी सीक्वेंस में किसी भी सॉन्ग को कभी भी हम चाहें तो प्ले करके सुन सकते हैं, हमको बार-बार वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये एक एडवांटेज दिखाई दिया, बट डिसएडवांटेज क्या था? डिस्क्स को कैरी करना, उनको मेंटेन करना डिफिकल्ट टास्क था। ऑल्सो एक डिस्क कंटिन्यूअस चलते वो क्या होता था, बिकॉज़ वो एक फिज़िकल डिवाइस से कनेक्ट होता था या फिर उसमें लेज़र्स के थ्रू हम लोग डेटा को रीड करते थे, तो स्क्रैचेज़ उसमें बहुत ईज़िली लग जाते थे। वन्स स्क्रैचेज़ लगने लगे तो आपका ट्रैक्स जो था वो क्या होने लगा, वहाँ से डेटा इरेज़ होने लगता था। या तो फिर आप चलाते-चलाते वहाँ पे क्या होगा, डेटा है ही नहीं तो ये वहाँ पे हैंग कर गया। सीडी जो है रुक गया सीडी ड्राइव में, और वो चल ही नहीं रहा, आगे का ट्रैक्स को रीड कर नहीं पा रहा है। तो अगेन ये एक उसका डिमेरिट नज़र में आया। सीडी, डीवीडी और ब्लू-रे तक में हम लोग जब पहुँचे तो हेलो, हेलो सर। हेलो। हाँ, हेलो। सर की आवाज़ नहीं आ रही। नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही। हेलो, आवाज़ आ रही है? अब आ रही है सर। हाँ, आई थिंक आई गॉट डिस्कनेक्टेड समहाउ। ओके, सो ये एक डिमेरिट उसका दिखाई दिया। हम बोल रहे थे कि सीडी, डीवीडी और ब्लू-रे ये तीनों जो देखने में एक जैसे थे, इनमें फ़र्क सिर्फ़ इतना था, सीडी का कैपेसिटी काफ़ी कम हुआ करता था, समवेयर अराउंड 700 एमबीज़, और उसके बाद डीवीडीज़ जब आए तो वो कुछ जीबीज़ में आने लगा, और उसी का हायर वर्ज़न विथ हायर क्वालिटी वाज़ इन ब्लू-रे डिस्क्स, ठीक है ना? जहाँ हम लोग सीडी में शायद हार्डली एक मूवी को कभी स्टोर कर पाए होंगे, वहाँ डीवीडीज़ में हम लोग एक कंप्लीट मूवी विथ गुड क्वालिटी ऑफ ऑडियो एंड वीडियो कुड बी स्टोर्ड, और उसी चीज़ को एक्सटेंड करते हुए ब्लू-रे डिस्क जो आता था उसमें हम लोग 4-5 मूवीज़ आराम से स्टोर कर सकते थे। सो कैपेसिटी गॉट इंक्रीज़्ड, ठीक है ना? स्टोरेज कैपेसिटी जो था इनके साथ इंक्रीज़ होने लगा, और समवेयर डाउन द लाइन क्वालिटी ऑफ द डिस्क आल्सो इंक्रीज़्ड। दैट्स व्हाई इफ यू कंपेयर द कॉस्ट ऑफ सीडी, डीवीडी एंड ब्लू-रे, Blu-ray has the highest or the most expensive one as compared to the other two. ये चीज़ था। नाउ डिस्क के बाद अगेन डिस्क का डिमेरिट समझ में आया कि कैरी करने में इश्यू था, उसको पोर्टेबल बहुत हद तक नहीं था। इट वाज़ पोर्टेबल बट आप अगेन उसको पॉकेट में डाल करके कहीं लेकर के नहीं जा सकते, टूटने का डर बहुत आसानी से था। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगेन सीइंग द डीमेरिट्स, केस के डीमेरिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और अगेन ये बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं होने वाला फॉर लॉन्गर फ्यूचर। तो इसको हटाने के लिए रिप्लेसमेंट आया, दैट इज़ आवर फ्लैश ड्राइव्स। फ्लैश ड्राइव्स में हमें मिल गए हमारे पेन ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स या मेमोरी चिप्स, चिप्स, मेमोरी चिप, ठीक है? ये जब आए अगेन एक ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग को दिखाई दिया इन द मेमोरी सेक्टर, जहाँ पे पेन ड्राइव्स एंड मेमोरी चिप्स वर as compared to the magnetic tapes, discs, they were the more efficient and convenient way of storing data permanently, that too making these devices portable and handy, ठीक है? डिवाइसेस को पोर्टेबल किया गया, अब आप पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड को पॉकेट में डाल लो या बैग में कहीं पे भी डाल दो। तो वो स्क्रैच लगने वाला डर तो कुछ रहा नहीं, टूटने वाला कोई डर रहा नहीं, ईज़िली कैरी किया जा सकता था, किसी भी सिस्टम में हम लोग लगा सकते थे। अब क्या हो गया कि किसी मैक्सिमम टाइम उस टाइम सिस्टम्स में सीडी, डीवीडी के जो रीडर होते थे, जिसमें हम लोग सीडी इंसर्ट करते थे, दैट वाज़ एन ऑप्शनल थिंग, वेदर यू वांट टू हैव इट ऑन योर सिस्टम और नॉट। काफ़ी लोग मिस आउट कर रहे थे कॉस्ट सेव करने के रीज़न से। अ, बट पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा स्लॉट्स तो चाहिए नहीं था। उसका हमारे पास यूएसबी पोर्ट्स अवेलेबल रहता था, उसमें हम लोग डाल करके रीड करा सकते थे। So as compared to those two, flash drives gave us a much better options to save our data.
अगेन इसी को अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो राइट नाउ वी आर हैविंग SSDs ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स विच आर द रिप्लेसमेंट ऑफ आवर हार्ड डिस्क। ठीक है ना, हार्ड डिस्क को रिप्लेस करके सॉलिड स्टेट ड्राइव्स को लगा दिया जाता है विच आर वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू योर हार्ड डिस्क। ठीक है, और काफी कम स्पेस में ये सब जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है या उनका सेटलमेंट होता है वो काफी कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सो साइज रिड्यूस होता चला जा रहा है, स्पेस का ऑक्यूपेंसी कम होता जा रहा है, प्रोसेसिंग या स्टोरेज का स्पीड बढ़ता जा रहा है, अ, और इसमें हाँ, साइज रिड्यूस हो गया, स्पीड बढ़ गया, कैपेसिटी बढ़ता जा रहा है। जहाँ हमारे पास पहले सिर्फ मैक्सिमम 1 से 2 टीबी तक का हम लोग हार्डली, वो भी एक्सपेंसिव लैपटॉप्स में यूज करते थे हार्ड डिस्क। अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमें 500 से 1 टीबी का बाय डिफ़ॉल्ट एक अच्छे सिस्टम में स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ एसएसडी मिल जाता है। The reason why I'm stating all these things is that I think ma'am might have shared you all with a uh, image, moving head disk mechanism. यस मिल सर। गया सबको, यस। है ना? ओके। नाउ ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके थ्रू हम समझेंगे कि अगला जो न्यूमेरिकल है वो कैसे एक्सेस होगा। सो when we talk about our secondary storage device, that is let's say for example hard disk, तो डायग्राम अगर हम लोग देख रहे हैं बीच में एक स्पिंडल लगा हुआ है, एक तरह का होल्डर है काइंड ऑफ। ठीक है, और उसमें हमारे पास डिस्क के शेप्स में यहाँ पे क्या है, प्लेटर उसको बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज आर गिवन ओवर देयर, हम उसी को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। सो स्पिंडल है, स्पिंडल से कनेक्टेड हमारे पास n नंबर ऑफ प्लेटर्स हो सकते हैं डिस्क शेप के। आप इमेजिन करो कि बहुत सारे सीडीज हमने लगा दिए हैं, ऐसे सीडीज जिसमें पॉसिबिलिटी है कि हम ऊपर से भी डेटा रख सकते हैं और नीचे से भी डेटा रख सकते हैं, बोथ साइड। इफ यू होल्ड अ सीडी यू कैन सी कि हम लोग अभी सिर्फ ऊपर साइड में लेबल लगा देते हैं और नीचे साइड में हम लोग उसको डेटा को रीड और राइट करते हैं। बट इफ यू सी दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेटर, प्लेटर में हमारे साथ दोनों साइड का लिखने और पढ़ने का ऑप्शन रहता है। ठीक है, नाउ अगर हम इसका रेफरेंस सीडी से ही ले रहे हैं तो सीडी के बारे में अगर हम बताते हैं, सीडी में हमारे पास क्या होता है, सेक्टर्स होते हैं और उसके ट्रैक्स होते हैं। ठीक है, अगर घर में किसी के पास सीडी या डीवीडी होगा, आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि एक बार उसको कभी लाइट में या धूप में निकाल करके बैक साइड उसका देखने की कोशिश कीजिए। उसमें आप लोगों को डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसमें ट्रैक्स दिखाई देगा। वो ट्रैक्स कैसा रहता है, इफ आई मे ड्रॉ अ सीडी, थोड़ा बड़ा साइज ले लेते हैं। ओके, तो कुछ सीडी कुछ हमारा ऐसा दिखता होगा। अगर इसको आप पलट करके देखोगे बैक साइड में, तो ठीक इस इनर सर्कल के अराउंड आपको ना कुछ ऐसे लाइंस दिखाई देंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस लाइंस दिखाई देंगे, या वो रीजन जहां तक सीडी में डेटा को लिखा गया है वो रीजन कुछ इस तरह का दिखाई देगा, मतलब कुछ लाइनिंग्स होंगे और बाकी रीजन जो वो ब्लैंक होगा। तो इससे हम लोग को अंदाजा ये मिल पाता, अगर हम लोग इसको देख के विजुअलाइज कर पाए, कि सीडी में बहुत कम कंटेंट लिखा गया है, बाकी सेक्टर्स जो रह गया वो वेस्टेज में चला गया, वो अनऑक्यूपाइड या अनयूज्ड रह गया। तो नॉर्मली एक सीडी जब आता है हमारे पास, हम लोग उसको एक ही बार राइट कर सकते हैं। वंस एनीथिंग और वंस द राइटिंग पार्ट हैज बीन डन कंप्लीटली ऑन अ सीडी, आप उसमें दोबारा डेटा को इरेज करके कुछ राइट नहीं कर सकते हो। So write operation is done only once, and once the write operation is completed, then read operation can be performed several times. That is the fundamental concept of a CD. अगेन सीडी को और रीराइटेबल बनाने के लिए, ताकि उसमें लोग दोबारा से लिख सकें, तो वो मैकेनिज्म भी आया कि आप एक सीडी को एक बार राइट ऑपरेशन जब कर देते हो तो उसमें आप दोबारा से फिर से राइट ऑपरेशन कर सकते हो,
तो वो सीडीज का नाम आता है रीराइटेबल डिस्क या रीराइटेबल सीडीज। बट अगेन ऑल्सो उसमें भी कुछ लिमिटेशंस थे, आप 3 से 4 बार ही सिर्फ लिख सकते थे, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, ऐसा है कि हर बार डिलीट किए, हर बार लिखे, जस्ट लाइक योर पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, वो ऑप्शन नहीं था सीडी में। गॉट इट? तो यही चीज यहाँ पे हमारे प्लेटर के बारे में क्या बोल रहा है, प्लेटर को भी डिस्क जैसे इमेजिन किया जाए, जहाँ पे हम लोग ऊपर और नीचे दोनों साइड रीड एंड राइट ऑपरेशन कर सकते हैं। ये रीड एंड राइट ऑपरेशन होता किसके साथ है, तो वहां पे हमारे साथ राइट साइड में एक परपेंडिकुलर आर्म असेंबली लिखा हुआ है। आर्म असेंबली क्या करता है, एक मूवेबल आर्म काइंड ऑफ थिंग है। अगर आप पेन पेंसिल अगर पकड़ करके बैठे हुए हो, लेके रखे हो साथ में, तो डू वन थिंग, होल्ड दैट पेंसिल या पेन इन बिटवीन योर थंब एंड योर इंडेक्स फिंगर। ठीक है ना, आपने उसे थंब या इंडेक्स फिंगर की और इंडेक्स फिंगर के बीच में पकड़ लिया है। अब क्या है, आप उस पेन या पेंसिल को अगर एक साइड से फिक्स कर देते हो, स्टेबल कर देते हो, तो आप अपना फिंगर उसमें फ्रंट बैक मूव कर सकते हो, या आप उस पेन को ही या पेंसिल को फ्रंट बैक मूव करा सकते हो। So imagine in that in place of that pencil you have the platter or the CD, और आपका हाथ जो ऊपर और नीचे से उंगली जो प्रेस कर रहा है उसको, वो फ्रंट एंड बैकवर्ड मूव कर रहा है। This is the mechanism how the CDs or the platters are being read upon, और ये उस पे राइट ऑपरेशन जो हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक पहुंचने का, एक ट्रैक को जंप करके दूसरे ट्रैक तक जाने का, इसी न्यूमेरिकल को समझने के लिए देयर आर सेवरल एल्गोरिदम्स। दोज थिंग्स आर नोन एज डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो इसमें से हम लोग देखते हैं, आई गिव यू वन रेफरेंस, विल स्टार्ट विथ वन शेड्यूलिंग। एक क्वेश्चन को हम लिखेंगे, लेट्स सी हम लोग उसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं आज। ओके, so the question is, I'll change the color. Disk contains 200 ट्रैक्स। ठीक है, इसका सीक्वेंस नंबर भी दिया है 0 to 199।
Okay, so this is the question. A disk contains 200 tracks. Numbers have been given from 0 to 199, where the request queue contains track numbers in the sequence 82, then 170, then 43, 140, 24, 16, and 190 respectively. The current position of read-write head is equal to 50. We need to calculate the total number of tracks या track movements by read-write head using the C-scan algorithm. ठीक है ना, using the C-scan algorithm. So there are 3 to 4 algorithms regarding disk scheduling, जिसमें से एक का नाम है C-scan. ठीक है ना, अब सीधे समझते हैं कि ये C-scan algorithm क्या है. ठीक है, ये कैसे ऑपरेट करता है. सिंपल सा न्यूमेरिकल एक बार बनाएंगे, शायद समझ में आ जाएगा आसान है. सी, इसमें 2-3 चीज हम लोग को दिया जो समझना जरूरी है. पहला तो एक सीक्वेंस दिया हुआ है, बट ये सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं है ना. पहले हो सकता है हम पेज नंबर 82 को खोल रहे हैं, लेट्स से कि एक बुक है, पेज नंबर 82 ओपन किए, फिर हम पेज नंबर 170 में गए, लेकिन हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं. आई वॉज एट पेज नंबर 50. ठीक है ना, currently I am at page number 50, then I visit page number 82, then I need to visit page number 170, then 43. तो ये आगे पीछे फ्रंट बैकवर्ड मूवमेंट दोनों हो रहा है. ठीक है, तो अगर हम वाकई इसी ऑर्डर पे फॉलो करते हुए जाते, बहुत बेसिक सा लॉजिक है, अगर हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करते, पहले विजिट करते 82, फिर 170, फिर पीछे आते 43 में, फिर आगे जाते 140 में, फिर पीछे आते 24, देन 16 एंड 190, ये बहुत ज्यादा मूवमेंट होता. ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा मूवमेंट से क्या होगा, आपका एक्सेस टाइम, अगेन हम लोग लेटेंसी पढ़े हैं या लेटेंसी के बारे में जानते हैं, एक्सेस टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, जो कि शेड्यूलिंग में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. while accessing each element it will require a larger amount of time. तो अगर पूरे का अगर टाइम फैक्टर निकाला जाए कि हर पेज को विजिट करने में या हर ट्रैक तक पहुंचने में कितना समय लगा या इन टोटलिटी पूरा समय कितना लगा, तो अगर हम इसी सीक्वेंस में अगर फॉलो करेंगे तो हमको कंपैरेटिवली लार्जर टाइम लग जाएगा. तो इसी टाइम को कम करने के लिए एक टेक्निक बना दिया गया, कुछ एल्गोरिदम्स डेवलप कर दिए गए, जिसमें से एक है सी स्कैन एल्गोरिदम. नाउ सी स्कैन एल्गोरिदम कैसे काम करेगा, इसको समझते हैं. इसके लिए हम लोग को पहले क्या करना है, हम लोग को सिंपली एक ना स्ट्रेट लाइन ऐसे बना लेते हैं, और इसका सीक्वेंसिंग हम लोग को दे दिया गया है, कहाँ से कहाँ तक जाना है. इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट हैज टू गो अप टिल 199, है ना, 199. नाउ what is our current location? Current location has been given as 50. So 50 maybe somewhere down the line यहाँ पे कहीं पे होगा, मान लेते हैं. ठीक है ना, यहाँ पे कहीं पे होगा, और इसको हम लोग मार्क कर देते हैं एज 50. यहाँ तक कोई डाउट? नो सर. नो सर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है, हम लोग को ये सीक्वेंस फॉलो करना है. ऑल्सो एक सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिया है, दैट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट इज टुवर्ड्स द लार्ज वैल्यू, ये लार्जर वैल्यू. अगर हम करेंटली 50 में रिसाइड कर रहे हैं, तो हम यहाँ से सिर्फ हम लार्जर वैल्यूज की तरफ ही मूव करेंगे. एनी एनी ट्रैक नंबर दैट इज लेस देन द करेंट हेड वैल्यू, हम उसको विजिट अभी नहीं करेंगे. ठीक है ना, इस चीज का खास ध्यान रखना है हम लोगों को. नाउ सो विल स्टार्ट विथ 50. फर्स्ट वैल्यू इज 82. ठीक है ना, 82 50 से बड़ा है, तो हम लोग 50 से मूव करना स्टार्ट करेंगे ऐसे, इस तरह से. सॉरी, थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना है. ठीक है, तो लेट्स से कि यहाँ पे कहीं पे हमको क्या है, ये वाले पोजीशन पे 82 मिला होगा, है ना. इसको हम लोग लिख देते हैं 82. अभी कैलकुलेट कुछ नहीं करना, हम लोग को सिर्फ मार्क करते हुए जाना है. देन 82 के बाद हमें नेक्स्ट वैल्यू क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे तो दिख रहा है 170, लेकिन 170 से पहले भी तो कुछ चीज को विजिट किया होगा.
82 से 170 तक जाने में कुछ और वैल्यू जिसको विजिट कर रहा है, ऐसा कोई वैल्यू है क्या? 140 सर। 140 है ना, 140। तो 140 तो आगे बढ़ा, इसको फिर आगे बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं। सो लेट्स से कि 140 यहाँ कहीं पे उसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, 140 यहाँ पे कहीं पे मिला होगा। कई सारे बुक्स इसको डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, ये जो हम 140 और नीचे जो मूविंग लाइन को हम कनेक्ट कर रहे हैं। कई लोग उसको स्ट्रेट लाइन से दिखा देते हैं। इट्स बेटर कि आप डॉटेड लाइन से ही दिखा दें। 140, अच्छा 140 भी हो गया, इसको मार्क कर लेते हैं। देन 140 के बाद क्या मिलेगा हमें नेक्स्ट? 170। तो 170 भी यहीं कहीं बीच में मिलेगा। दिस इज 170। ठीक है, और उसके बाद 170 भी हो गया, और उसके बाद हम लोग क्या करना है? 190 लास्ट है, तो 190 यहीं कहीं पे होगा। दिस इज 190। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नहीं, नो ठीक है। नाउ ये सी स्कैन क्या बोलता है? सी स्कैन बोल रहा है कि ऑल्दो हम लोग को 190 में ही लास्ट रुक जाना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि 190 के बाद और कोई बड़ा वैल्यू तो मिल नहीं रहा है। लेकिन ये क्या करता है, इट गोज अप टिल 199, जो लास्ट वैल्यू है वहां तक जाएगा। ठीक है ना, वो 199 तक जाएगा, जो भी उसका लास्ट सीक्वेंस रहा होगा हमारे पूरे ट्रैक का, वहां तक लास्ट विजिट करेगा। तो इट हैज विजिटेड टिल 199, 190 पे रोकना नहीं है। रिमेंबर ये सी स्कैन के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। यही एक इम्पॉर्टेंट चेंज है जो कि थोड़ा डिफरेंशिएट करता है बिटवीन द अदर एल्गोरिदम्स। अब यहाँ से क्या करना हम लोगों को? सी स्कैन बोलता है यहाँ से आप पूरा वापस चले जाओ, ठीक है, पूरा वापस चले जाओ जीरो पे, जीरो जीरो पे चले जाओ, कुछ विजिट नहीं करो, जीरो पे चले जाओ। एंड फ्रॉम जीरो अगेन यू स्टार्ट विजिटिंग द नोड्स विच हैव बीन लेफ्ट। तो अभी हमारे हमारे पास 43, 24, 16 ये 3 हेड बचे हुए हैं, ट्रैक्स बचे हुए हैं। पहले किसे विजिट करेगा? 16 सर। 16 को, राइट। तो यहाँ से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, और लेट्स से 16 यहाँ पे कहीं हमको मिला होगा, ठीक है ना। तो इसको भी ऊपर से ही मार्क करते हुए पूरा 16 हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। आगे पीछे हो जा रहा है, लेट्स से कि 16 यहाँ पे था। नेक्स्ट 16 के बाद हम लोगों को क्या मिल रहा है? नेक्स्ट इज 24, ठीक है ना। 24, 24 भी इसी के आसपास में कहीं मिलेगा। लेट्स से यहाँ पे 24 था, 24, और 24 के बाद लास्ट हमें क्या मिलेगा? 43। तो 43 यहाँ पे कहीं पे हम लोग मिल जाएगा। लेट्स से 43, ठीक है। ट्राई टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइंस। मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रहा है, तो आप लोग को स्ट्रेट लाइन रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है, उसके आगे नहीं जाएंगे। दिस इज द स्टॉपेज पॉइंट। दिस वन इज 43, तो 43 को हम ऊपर कहीं लिख दे रहे हैं। डायग्राम क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, फिर से बोल दे सी स्कैन में क्या बोला? वी हैव टू लुक इनटू द RW हेड, कहाँ से स्टार्ट हो रहा करेंटली, तो 50 से वी स्टार्टेड विद 50। दूसरा बात किस चीज का ध्यान रखना है? सबसे लास्ट लाइन, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स लार्ज वैल्यू। अगर क्वेश्चन में ये चीज मिस आउट हो जाए, देना भूल जाए कि लार्ज वैल्यू की तरफ मूव कर रहा है या किस डायरेक्शन में है, तो बाय डिफॉल्ट आपको लार्ज वैल्यू की तरफ ही मूव कराना है। यू डोंट हैव टू वरी कि इसमें नहीं दिया हम किधर मूव करेंगे। नो, बाय डिफॉल्ट यू हैव टू अज्यूम कि इसको लार्ज वैल्यू की तरफ ही मूव कराना था, until and unless it has not been specified. Now
सी स्कैन एल्गोरिदम बोला तो सी स्कैन में क्या किए, स्टार्टेड फ्रॉम 50, मूव्ड फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लार्जर वैल्यूज एज गिवन इन द डायरेक्शन, और मूव करते करते जब सारे लार्जर वैल्यू तक का कवर करके हम लोग लास्ट में पहुंचे, तो वी हैव टच डाउन टिल द लास्ट सेक्टर, लास्ट ट्रैक जो हमारा था 199, वहां तक कवर अप करके गए। वहां से फिर हम पूरा पीछे आकर के 0 तक रीसेट कर दिए, काइंड ऑफ रीसेट, ठीक है। बोलना नहीं चाहिए रीसेट, रीसेट करते तो फिर 50 में चले जाना चाहिए था, बट वो पूरा रीसेट करके फिर से 0 तक आके पहुंच गया, और 0 से फिर से रिमेनिंग जो हमारे स्मॉलर वैल्यूज रह गए थे लेस देन 50, उसको फिर से उसने टच करना स्टार्ट किया। आसान है यहाँ तक डायग्राम? Yes, sir. जी सर। नाउ अब हम लोग को सिर्फ कैलकुलेट करना है, ठीक है। I'll not say anything, I'll simply write down the values. आप खुद से इस चीज को जज कर लोगे कि what I have done. 199 minus 50 plus 199 minus 0 plus 43 minus 0. कैलकुलेट करके कोई बताइए क्या रिजल्ट आता है? What is the answer? सो 391। Yes, Any sir. other answer? No, sir. ठीक है, तो बस ये था सॉल्यूशन। नाउ अब ये क्या किए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो इसको दूर कर देते हैं। वी स्टार्टेड विद 50, वी रीच्ड अप टिल 199, तो 199 से वो बैकवर्ड मूवमेंट करना स्टार्ट किया। सो वी आर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 199 द इनिशियल वैल्यू दैट फ्रॉम वेयर वी हैड स्टार्टेड, ठीक है। तो ये तो यहाँ से समझ में आया कि लार्जर से हम लोग इस साइड या एंड वैल्यू से स्टार्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। तो वही बात यहाँ पे भी होना चाहिए था कि 0 माइनस 199 होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, अगर हम 0 माइनस 199 लिख देते तो वो नेगेटिव वैल्यू टर्न आउट कर जाता, जबकि हमारा मूवमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, इस बात का बस आपको बेसिक सा ध्यान रखना है कि मूवमेंट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मूवमेंट कैन ऑलवेज या मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव वैल्यू, इट कैन नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है ना। मूवमेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो हमको ये नेगेटिव वैल्यू हटाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, अगेन 199 माइनस 0 करना पड़ रहा है, और वैसे ही या यूं समझ लीजिए कि लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू आपको ध्यान रखना है। बस 3 जगह हम लोग कर रहे हैं। I'll mark it out. दिस वन, इसका एक ख्याल रख रहे हैं तो 199 माइनस 50, दूसरा मूवमेंट जो हमारा पूरा हुआ उसका देख रहे हैं, और तीसरा मूवमेंट जो हुआ ये वाला। तो हर एक कंप्लीट सेट ऑफ मूवमेंट का आपको एंड वैल्यू माइनस स्टार्टिंग वैल्यू या इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। अगेन ये एक जो कंप्लीट सेट हुआ इसका भी एक डिफरेंस निकालना है, और ये तीसरा जो डिफरेंस हुआ इसका डिफरेंस निकालना मूवमेंट। गॉट इट? यस सर। Yes. ठीक है, ये आसान था। नाउ इसी बात को अगर हम लोग थोड़ा-सा ध्यान में रखते हैं, और अगर इसी न्यूमेरिकल को दिया जाए इसी सिस्टम पे, और इस बार बोल दिया जाए सी लुक, सी स्कैन था, अब सी लुक बोला जाए, ठीक है। सी लुक शेड्यूलिंग के थ्रू, ठीक है। आपको यही टेक्निक अप्लाई करना है, सारा चीज वही है। डायरेक्शन टुवर्ड्स द लार्ज वैल्यू, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 50, जस्ट सी स्कैन की जगह सी लुक का एल्गोरिदम लगाना है। सी लुक में क्या बोलता है, आई विल जस्ट गिव यू द हिंट, एंड आई थिंक 2 मिनट में आप लोग सॉल्यूशन मुझे बता दोगे। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 50, मूव टुवर्ड्स द लार्जर वैल्यू, 190 पे आके रुक जाना है।
You don't have to reach the 199 target. जो लास्ट हायर वैल्यू जो बोला है वहीं पे आकर के आपको रुक जाना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वहां से जब हम रिवर्स बैक ट्रैक करेंगे तो इस बार 0 पे नहीं जा करके जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो दिया है हमें सीक्वेंस में वहां तक जाना है, और फिर वहां से जो बचा हुआ हमारे पास जो 50 से लेसर वैल्यू था वहां तक ट्रैक करना है। समझ में आ गया? यस सर। यस ठीक है। सर। सो सेम एल्गोरिदम के लिए आई विल गिव यू 2 to 3 मिनट्स, जल्दी से बना करके दिखा दीजिए। आई नीड द फाइनल आंसर कि वो टोटल वैल्यू कितना आया, जैसे इसमें 391 आया था। सर 314 आ रहा है। कितना आया? 314 सर, 314। 314। टेल मी द एक्चुअल कैलकुलेशन। 190 190 माइनस 50 हम्म प्लस 190 माइनस 16 हम्म देन 43 माइनस 16। ओके, तो इवैल्यूएट करने से 314 आ रहा है। यस सर। ठीक है। एनी अदर आंसर? नो सर। सेम? सर सेम नहीं है, मतलब ये जो फर्स्ट में बोले ना सर, मतलब ये डायग्राम नहीं बना है तो। क्यों, डायग्राम में क्या दिक्कत हो गया? सर जो फर्स्ट में बोले ना 50 के बाद, वो थोड़ा-सा मतलब समझ में नहीं आया। हाँ, तो आपको यहाँ पे जो न्यूमेरिकल में जो प्रॉब्लम्स में जो दिया हुआ है ट्रैक्स, तो 80 जी। 50 से स्टार्ट करेंगे और हम लोग ओ धीरे-धीरे आगे करते-करते जो लास्ट हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज़ 190, है ना? यस सर, वहीं पे 190। जाके रुक जाएँगे। ओके। अभी जो डायग्राम हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी स्कैन में, वो 199 तक चला गया, जबकि 199 हमें ट्रैक में दिया नहीं था सीक्वेंस में। हुँ। लेकिन क्योंकि वो लास्ट वैल्यू पूरा ट्रैक का एंड था, तो एंड तक विज़िट किया और वहाँ से वापस से पूरा 0 तक जाकर के फिर से स्टार्ट किया। इसी चीज़ को हटा देना है, लास्ट सेगमेंट में जो आपका जो हाईएस्ट सेक्टर वैल्यू दिया है, सॉरी ट्रैक वैल्यू, उसी तक विज़िट करके आपको वापस आ जाना है। और वापस भी ओके। कहाँ, 0 तक नहीं जा करके जो लास्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू जो दिया होगा वहाँ पे जाना, दैट इज़ 16। यस सर। ठीक है। हुँ। सो 314 विल बी द आंसर, आई होप सो सबका सेम आ जाए। ठीक है। This is how we are going to calculate. One more technique has been left over here, that is scan. ठीक है ना, scan, SCAN, scan. Scan का भी हम verbally बोल दे रहे हैं, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है। Are we ready? यस सर। यस सर। ठीक है। स्कैन में क्या करना है, अगेन सेम प्रॉब्लम के लिए अगर हम बता दें, यू स्टार्ट विथ 50, यू गो अप टिल 199। ओके, 199 पूरे लास्ट ट्रैक तक जाना है, एंड करना है। वहां से फिर हम ट्रैक बैक करके कहाँ तक जाएंगे, इस बार 0 पे नहीं जाकर के 16 पे रुक जाएंगे। गॉट इट? सो इट इज अ कॉम्बिनेशन, या इट इज लाइंग बिटवीन द सी लुक एंड द सी स्कैन।
और फिर 16 से फिर वापस 43 तक जैसे जा रहे थे वैसे ही चले जाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, एक बार फिर से सरिता हम बोल दे रहे हैं, 50 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑल्दो हम लोग को सिर्फ 190 ही लास्ट हाईएस्ट वैल्यू बोला है क्वेश्चन में, लेकिन हम लोग उसको पार करके पूरा 199 जो लास्ट ट्रैक है पूरे हमारे डिस्क का, वहां तक चले जाएंगे। वहां से फिर हम लोग इस बार 0 पे नहीं आकर के जो लास्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हम लोग को क्वेश्चन में बोल रहा है दैट इज 16, वहां तक पहुंच जाएंगे और वहां से फिर वापस फॉरवर्ड की तरफ मूव करेंगे, दैट इज विल रीच अप टिल 43। सही है? यस सर। ठीक है, बहुत बेसिक सा रहता है, अक्सर छूट जाता है, बट कोई गुंजाइश नहीं रहे कि छूट जा रहा है या क्या है, नहीं समझ में आ रहा है। टेक योर टाइम, सॉल्व एज मेनी प्रॉब्लम्स एज पॉसिबल। ठीक है, आप 4-5 प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। इन केस इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन न्यूमेरिकल्स, आई एम ऑलवेज देयर। कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़े। So with this, I think we have come to the conclusion of this subject. एक टॉपिक मेरे पास से रह गया, I'll provide the notes. अगर नोट्स से सफिशिएंट रहा तो ठीक है, अदरवाइज इफ पॉसिबल अगर कुछ जरूरत पड़ा तो मैम को बोलेंगे क्लास शेड्यूल करने के लिए। ठीक है? ओके सर। ठीक है, that's it from my side. Wishing you all the best for the exams. थैंक यू सर। Okay, सर। bye bye.